नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारी वीडियो प्लांट हेल्थ के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है प्लांट हेल्थ के ऊपर कि पौधे को जो भी बीमारियां या कीट लगते हैं उनका क्या कारण है, इसके ऊपर हमने वीडियो पहले बना रखी है। लेकिन उसी वीडियो की आप एक एक्सटेंशन कह सकते हैं कि जिनको उस वीडियो में कुछ हिस्से नहीं समझ आए हैं वो इस वीडियो में समझ आ जाएंगे और हम पौधे को किस तरह से बीमारियों और कीटों से बचाना है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक ये बात करना चाहते हैं कि हम इतनी लंबी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। दोस्तों, इसका आंसर है क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें किसी भी चीज को समझना है प्रॉपर तरीके से तो आप 5 मिनट में उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि किसी ने कहा है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वही बात है कि अगर 5 मिनट में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा तो हो सकता है कि सारी चीजें उसमें इंक्लूड ना हो और हमने बताया कुछ हो और कुछ और बंदा समझ जाए तो उसमें दिक्कत आ सकती है। और जहां तक जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं उसका हम यूज कैसे करें, दोस्तों हमारा सबसे बड़ा जो गुरु है वो नेचर, प्रकृति से हमें सीखना है। तो आप बोलोगे कि इस वीडियो का क्या काम है, तो प्रकृति से हम नकल तभी कर सकते हैं जब हमें थोड़ी बहुत अकल होगी या उसके वो कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ हो। तो वो थोड़ी बहुत समझ लाने के लिए इस वीडियो के द्वारा हम प्रयास कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, जब हमें थोड़ा बहुत इससे पता लगेगा और थोड़ा बहुत हम नेचर के द्वारा अपनी बुद्धि और क्षमता के द्वारा हम नेचर को देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम जरूर चीज निकाल लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिकों की हमें लगता है कि एक कमी ये आ जाती है कि हम कोई भी चीज नेचर में जो है उसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके सिर में दर्द है और डॉक्टर ने आपको सिर दर्द की दवाई दे दी, लेकिन अगर हम ये समझेंगे नहीं कि सिर दर्द क्यों है, हो सकता है कि आपको गैस बनती हो तो गैस वो पेट से पहुंच गई है सिर में तो उसके कारण सिर दर्द हो रहा है। तो बीमारी सिर में नहीं है, बीमारी पेट में है। तो वही बात आ जाती है कि हम नेचर को टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉपर नतीजे तक नहीं पहुंचते। हमें नेचर का समझने की कोशिश करनी है पूरे होलसम व्यू। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे कि पौधों में बीमारियां और कीट कैसे आते हैं और जब हम लेवल 1 से लेकर लेवल 4 जो पिरामिड जिसकी प्लांट हेल्थ की हम बात करने वाले हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये जानकारी बहुत ज्यादा विस्तृत है तो हमें समझने में इसको टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो की पहले समरी या निचोड़ के बारे में बात कर लेते हैं पहले ही। देखिए दोस्तों, अगर पौधों को हमें, ये अमेरिकन रिसर्च के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि अगर हमें पौधों को बीमारियों और कीटों से रेजिस्टेंट करवाना है, उनको प्रतिरोध क्षमता उनकी बढ़ानी है, तो हमें 4 लेवल है जो प्लांट हेल्थ के उनको अचीव करना पड़ेगा। जो पहला लेवल है वो है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, यानी पूर्ण प्रकाश संश्लेषण पौधे में होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब है कि उसमें प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल एंड हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स। एक तो ज्यादा वॉल्यूम में शर्करा उत्पन्न होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब है उसमें रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होने चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग होने चाहिए। नॉन रिड्यूसिंग का है जैसे सुक्रोस है जो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है जो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे शुगर है जो कि जैसे ग्लूकोज है जो कि मोनोसैकेराइड है। जब कई ग्लूकोज मिल जाते हैं तो आगे पॉलीसैकेराइड्स बनते जाते हैं, वो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और उनको बोला जाता है हाई क्वालिटी शुगर। तो जब वो होंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी, तो हम बोलेंगे कि पौधा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है। तो आप बोलेंगे इसको हम पौधे में किस तरह से देखें, तो इसके ऊपर हम वीडियो में बाद में बात करेंगे कि पौधे में हमें कैसा पता लगेगा कि कंप्लीट फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें। और जब पौधा पहले लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा तो वो प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर लेगा किसके समक्ष,
जो भी मिट्टी से उत्पन्न कवक रोग हैं या सोइल बोर्न फंगल पैथोजेंस हैं, जैसे वर्टिसिलियम है, फ्यूजेरियम है, राइजोओक्टोनिया, पिथियम, फाइटोफ्थोरा और जितने भी मिट्टी से उत्पन्न होने वाली कवक रोग हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा पौधा। जब वो लेवल 1 को अचीव कर लेगा, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को अचीव कर लेगा, हाई वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को उत्पन्न करने लगेगा और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को उत्पन्न करने लगेगा 24 आवर फोटो पीरियड में। ठीक है, तो वो उसको कैसे अचीव करेगा? वो अचीव करेगा अगर उसमें 5 एलिमेंट्स ये एडिक्वेट सप्लाई में होंगे। पहला तो है मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर ये 5 एलिमेंट्स अच्छे एडिक्वेट सप्लाई में होंगे तो वो ये अचीव कर लेगा कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये समरी, अभी आपको समरी बताई जा रही है। ये तो हो गई शॉर्ट में लेवल 1 की बात। फिर लेवल 2 में आता है कि जब पौधा पूरे कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस को अचीव कर लेगा, जब उसमें कंप्लीट प्रोटीन बनने शुरू हो जाएंगे तो पौधा लेवल 2 में आ जाएगा। और इसमें हम लर्न ये जानने वाले हैं कि प्रोटीन किस तरह से बनते हैं पौधे में। इसको हमें जानने के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस देखनी पड़ेगी, कैसे बनती है और प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है। एक तो प्रोटीन का बनना और प्रोटीन का टूटना, इन दोनों को समझना पड़ेगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि पौधों को जो कीट हैं वो क्यों खाते हैं, इससे हमें ये समझ आ जाएगा। जब हमें ये चीज समझ लग जाएगी और जब पौधा प्रोटीन सिंथेसिस, कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेगा तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उन सारे इंसेक्ट्स के प्रति, उन सारे कीटों के प्रति जिनका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी साधारण पाचन क्रिया वाला सिस्टम है। जैसे जो भी लार्वल और सकिंग इंसेक्ट्स है, ये लार्वा जिनका सूंडी वाले इंसेक्ट हैं या सक करने वाले जो सक करते हैं, जैसे महुआ हो गया, लीफ होपर हो गया, कॉर्न ईयर वर्म हो गया जो, या कॉर्न बोरर हो गया। कॉर्न यहाँ पे जो मक्की का प्लांट है उसको बोल रहे हैं। कैबेज के लूपर्स हो गए, टोमेटो का हॉर्न वर्म हो गया, व्हाइट फ्लाई होगी जिसको सफेद मक्खी बोलते हैं, थ्रिप्स हो गए। ये चूसर, रस चूसक कीट हैं। ये नहीं आएंगे पौधे में अगर पौधा प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो उसको अचीव करने के लिए रिसर्चर्स बोलते हैं कि प्लांट्स रिक्वायर एडिक्वेट लेवल ऑफ 4 न्यूट्रिएंट्स, कि उनको 4 न्यूट्रिएंट्स की एडिक्वेट लेवल चाहिए। तो पहला तो है मैग्नीशियम, दूसरा सल्फर, तीसरा मोलिब्डेनम, चौथा बोरोन। जब ये, तो हमें इससे ये पता लग रहा है लेवल 1 और लेवल 2 है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर, कि अगर हम इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो ये पौधा अचीव कर लेगा लेवल 1 और लेवल 2। पर लेवल 3 पे पहुंचने के लिए लेवल 3 में क्या होता है कि पौधा हायर लेवल ऑफ लिपिड सिंथेसिस करने लग जाता है। फैट्स और ऑयल है जो पौधे के अंदर वो ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि पौधे के अंदर कैसे पता लगता है कि इसके अंदर फैट्स और ऑयल्स ज्यादा बनने शुरू हो गए हैं, वो बाहर से कैसे दिखता है पौधे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जब ऐसा होने लग जाएगा, हायर लेवल ऑफ लिपिड सिंथेसिस होने लग जाएगी, यानी फैट्स या वसा की मात्रा या तेल की मात्रा ज्यादा बढ़ने लग जाएगी पौधे के अंदर, तो होगा ये कि पौधा रेजिस्टेंट हो जाएगा जितने भी हवा से उत्पन्न होने वाले फंगल या बैक्टीरियल पैथोजेंस है, फंगल या कवक रोग हैं या बैक्टीरियल जो जीवाणु के रोग हैं जो हवा से आते हैं। जैसे आजकल कोरोना फैल रहा है हवा में भी, तो वो एयरबोर्न है। जैसे एग्जांपल आपको दूं पौधों में, जैसे डाउनी माइल्ड्यू होती है, पाउडरी माइल्ड्यू है, लेट ब्लाइट है, फायर ब्लाइट है, रस्ट वाली डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल स्पेक है, बैक्टीरियल स्पॉट है। तो ये सारी एयरबोर्न जो फंगल और बैक्टीरियल पैथोजेंस की बीमारियां आपको बताई, ये इस लेवल पे पौधे को अफेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? इसका कारण ये क्यों होता है, इसको अचीव हम कैसे कर सकते हैं, वो है अगर हमारे मिट्टी में रोबस्ट बायोलॉजी है, यानी मजबूत बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि पौधा ज्यादा लिपिड्स बना रहा है और लिपिड बना रहा है तो पौधे के अंदर इस तरह की रेजिस्टेंट डेवलप हो जा रही है। तो ये आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। अब डिटेल में हम इसके बाद बात करने वाले हैं समरी के बाद। अब लास्ट चौथे लेवल पे पौधा तब पहुंचता है जब जो भी उसने लिपिड्स या फैट एंड ऑयल जो प्रोड्यूस किए थे लेवल 3 पे, उसके कारण क्या होता है कि
प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या एसेंशियल ऑयल्स हैं, जब उनका प्रोडक्शन बढ़ता है वो एक तरह के प्लांट का इम्यून रिस्पॉन्स है या प्लांट की जो प्रतिरोधी क्षमता है उसका नतीजा है। जैसे सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस या ISR इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, ये दो तरह के प्लांट के प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने वाले सिस्टम हैं। तो जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एक तरह से पौधा अपनी रक्षा के लिए प्रोड्यूस करता है, प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब उसका नतीजा ये होगा कि प्लांट रेजिस्टेंट हो जाएगा। बहुत तरह के जो बीटल्स होते हैं, भृंग होते हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा पौधा, जैसे कि जापानीज बीटल है, कॉर्न रूट वर्म बीटल है, स्क्वाश बग्स हैं, क्यूकम्बर बीटल्स हैं, जो क्यूकम्बर खीरे के अंदर बीटल्स आते हैं लाल लाल वाले, अगर आपने देखे हो, कोलोराडो पोटैटो बीटल्स, मेमोरेटेड स्टिंक बग्स, नीमाटोड्स के प्रति भी ये रेजिस्टेंट हो जाएगा पौधा। लेवल 4 के ऊपर नीमाटोड जैसे सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं, जैसे रोट नीमाटोड है जो जड़ के अंदर लगते हैं, वायरसेस के प्रति भी पौधा रेजिस्टेंट होते हुए देखा गया है लेवल 4 के ऊपर रिसर्च में। तो शॉर्ट में हम बात कर सकते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 है जो वो बेस्ड है मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर, यानी अगर आप ये न्यूट्रिशन दे देंगे तो वो अचीव कर लेगा लेवल 1 और लेवल 2। और ये एक तरह का पैसिव इम्यून है कि मिनरल न्यूट्रिशन के थ्रू पौधा प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर रहा है मिनरल न्यूट्रिशन की थ्रू। ठीक है, और जो लेवल 3 एंड 4 है वो बेस्ड है सोयल माइक्रोबायोलॉजी के आधार पर कि मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जो पौधे में रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि जब अच्छी बायोलॉजी थी तो लेवल 3 के ऊपर उसने लिपिड सिंथेसाइज शुरू कर दिए करना। ठीक है, तो उसके कारण उसमें जो प्रतिरोध क्षमता डेवलप हुई। उसी तरह लेवल 4 में जो लिपिड की वजह से आगे फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए, तो उससे आगे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए वो एक एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो लेवल 3 और 4 में वो बेस्ड है सोयल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर और एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। दूसरा लेवल 1 और लेवल 2 बेस्ड है मिनरल न्यूट्रिशन और पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई समरी। अब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर वीडियो लंबी होती है तो कोई चक्कर नहीं, होने दो लंबा। तो दोस्तों लेवल 1 की बात करें कि उसमें हम कंप्लीट फोटोसिंथेसिस वो पौधे के अंदर कैसे देख सकते हैं कि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस का या हायर क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो हम इन पैरामीटर्स को देख के पता लगा सकते हैं, जैसे कि पौधे का जो लीफ साइज है, उसका जो पत्ते का एरिया वो बढ़ जाएगा, उसकी पत्ते की थिकनेस है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जिसका हरापन होता है, जो क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे के अंदर हरापन होता है, जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा हरा होगा पौधा। वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि हायर फोटोसिंथेसिस कर रहा है पौधा, यानी उसमें के अंदर क्लोरोफिल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये तो हो गया वॉल्यूम बढ़ने का। दूसरा, ब्रिक्स रीडिंग से हम पता लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर, ये लैब वाला काम है, रिफ्रैक्टोमीटर के थ्रू कि कितने ब्रिक्स शुगर प्रोड्यूस हो रही है। नॉर्मल होती है 3 से 4 ब्रिक्स, और अगर हायर फोटोसिंथेसिस मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लग जाए तो वो 12 तक पहुंच जाती है। 24 आवर फोटो पीरियड जो होता है पौधा जो 24 घंटे में जितनी सनलाइट लेता है उसमें। देखिए दोस्तों ये भी देखा गया है कि पौधा ज्यादातर अपनी क्षमता का 15 से 20% ही फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, जबकि उसका पोटेंशियल इससे भी ज्यादा है। तो हायर फोटोसिंथेसिस या ज्यादा फोटोसिंथेसिस वो कब करेगा, जब वो 60% या उससे ज्यादा अपनी जो क्षमता है उसकी फोटोसिंथेसिस करने की, उसको वो अचीव कर लेगा। तो ये बातें हैं जिसके थ्रू हम ये सोच सकते हैं कि पौधा हायर लेवल ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा है इन कंपैरिजन टू दैट विच वी थिंक नॉर्मल से अगर उसमें ये चीजें देखी जाएं तो वो हायर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हायर लेवल ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसमें हो रही है, यानी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस हो रही है, हाई लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हाई क्वालिटी। ओके, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो पौधा अगर लेवल 1 को अचीव कर लेता है तो वो
किन बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, जैसा कि हमने पहले बात करी। दोस्तों, अब रिसर्चर ये भी डिस्क्राइब करते हैं राइजोफेजिक प्रोसेस को, यानी मिट्टी में जड़ों के इर्द गिर्द जो थोड़ा बहुत एरिया है, स्मॉल एरिया है, राइजोफेजिक प्रोसेस, वहां पे जो प्रोसेस हो रही है, गतिविधियां हो रही हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि एक रिसर्चर ने स्टडी किया डिजीज को सप्रेस करना एक स्यूडोमोनास स्पीशीज द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा डिजीज को सप्रेस करना, वो उसका इम्पैक्ट देखा एक रिसर्चर ने। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात आने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात ये आने वाली है कि दोस्तों, जब पौधे में बीमारी नहीं होती, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्टिसिलियम का, एक ये डिजीज है पौधे के अंदर आने वाली, मिट्टी से उत्पन्न होती है फंगस द्वारा। इसको ये फंगस जो मिट्टी में रहती है जिसके कारण ये डिजीज होती है वर्टिसिलियम विल्ट। ये रिसर्चर बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्राणी है, जब मिट्टी स्वस्थ होती है तब भी प्रेजेंट होता है, वहां पे ये काम करता है एक सैप्रोफाइट की तरह या डिकम्पोजर की तरह, यानी जो मल्च, जैसे हमने आच्छादन बिछा दिया, मल्च बिछा दी, स्ट्रो बिछा दी, उसके नीचे ये रहता है। अगर आपने भी देखा हो व्हाइट माइसीलियम की ग्रोथ, यानी सफेद रेशेदार की तरह होगा, ये सफेद रेशों की तरह जो मल्च के नीचे होता है, अगर आपने देखा हो कभी। तो ये जब बीमारी नहीं है तब भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे ये अब काम कर रहा है एक बेनिफिशियल फंक्शन की तरह, यानी सैप्रोफाइट की तरह, डिकम्पोजर की तरह, यानी जो नॉन लिविंग पौधे के किसी चीज के अवशेष है उनको पचाने का काम कर रहा है वर्टिसिलियम, जो कि एक पैथोजन है। तो इस रिसर्च के आने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि जब एक रियली हेल्दी बायोलॉजी होती है, एक हेल्दी सोइल होती है, तो उसके अंदर जो पैथोजेंस माने जाते थे ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनको देखा जाता था कि ये एक पैथोजन है, यानी बीमारी क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म है या प्राणी है, वो एक सैप्रोफाइट की तरह काम कर रहे हैं, डिकम्पोजर की तरह काम कर रहे हैं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहे हैं, जब एक रियली हेल्दी बायोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी भी जड़ों को इन्फेक्ट नहीं करता या जड़ों को के अंदर अपना एंट्री नहीं करता, लेकिन ये एंट्री तो करता है, लेकिन अब एक पैथोजन की तरह नहीं करता। अब ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है पौधे के साथ, यानी सहयोगी एक रिलेशनशिप। पौधा इसको शुगर्स देता है जड़ों के स्राव के माध्यम से, रूट एक्सुडेट्स के माध्यम से शुगर्स यानी शर्करा देता है, और ये वर्टिसिलियम क्या करता है, या फ्यूजेरियम है या राइजोक्टोनिया या अदर जो भी फंगल पैथोजेंस है, जब रियली हेल्दी बायोलॉजी होती है तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, और ये पौधा इनको शुगर देता है, और ये पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मिट्टी से निकाल के पौधे के जड़ों के अंदर दे देते हैं। ये उसी तरह का रिलेशनशिप है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, जैसे कि एक अदर कवक है, अदर फंगस है जो कि बेनिफिशियल मानी जाती है, जैसे माइकोराइजल फंगस है जो एक बेनिफिशियल या सहयोगी फंगस मानी जाती है, उसी की तरह ये भी काम कर रहे हैं। तो ये एक इनक्रेडिबल रिसर्च है। तो हम इससे ये सोच सकते हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती कि जिसको हम बोले पैथोजन, ये कि ये बीमारी क्रिएट करने वाला। ये डिपेंड करता है, पैथोजेनिटी है किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड कर रही है कि पौधे की हेल्थ किस तरह की है, मिट्टी की हेल्थ किस तरह की है, और किस तरह के शुगर्स पौधा बना रहा है, किस तरह की उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, रिड्यूसिंग शुगर्स बनाना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बना रहा है, और क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि अगर पौधा ज्यादा बना रहा होगा तो उसको वो शुगर्स को रूट एक्सुडेट्स के माध्यम से मिट्टी में छोड़ेगा, ठीक है, और जब मिट्टी में छोड़ेगा तो एक हेल्दी सिस्टम बनेगा मिट्टी के अंदर, और माइक्रोरिज्म्स अच्छी तरह पनपेंगे, बेनिफिशियल हो जाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रोबियल जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी राइजोस्फीयर के अंदर, और उसी का कारण है कि जो पैथोजन समझे जाते थे वो चेंज हो गए बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स की उसमें। तो ये बात है। अब रिसर्चर बोलते हैं ये भी मेंशन करना जरूरी है कि ज्यादातर जो कमर्शियल ग्रोअर्स हैं, ज्यादातर जो फार्मर्स हैं या क्रॉप्स उगाते हैं, वो लेवल 1 को भी अचीव नहीं कर पाते। प्लांट हेल्थ पिरामिड का जो लेवल 1 है उसको भी अचीव नहीं कर पाते, वो बिलो द पिरामिड ही रहते हैं, लेवल 1 से भी नीचे रहते हैं, मतलब वो डिजीज्ड स्टेट में ही रहते हैं, यानी बीमारी वाली कैटेगरी में ही रहते हैं वो पौधे। इट इज तो उससे के कारण ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि पौधे ससेप्टिबल हो जाएं या बीमारियों के प्रति कमजोर हो जाएं, कि उनको बीमारी या कीट आसानी से लग सकते हैं। यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो लेवल 1 को अचीव करने के लिए रिसर्चर कहते हैं कि उसको 5 एलिमेंट्स की एडुकेट सप्लाई होनी चाहिए पौधे को, मैग्नीशियम की, आयरन की, मैंगनीज की, नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की। ये सारे ही
फोटोसिंथेसिस में किसी तरह मदद करते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं। अब रिसर्चर ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर से ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इनकी एडिक्वेट सप्लाई पौधे को होनी चाहिए, प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट सप्लाई में हो लेकिन वाटर की कमी हो जाए तो भी कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, या फिर CO2 की कमी हो जाए, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की किसी तरह से लिमिटेड हो जाए, वो ग्रीन हाउस में ऐसा हो जाए, या सनलाइट में ऐसा हो जाए, सनलाइट की कमी हो जाए, तो वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन ये एक न्यूट्रिशनल फाउंडेशन है कि ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए ताकि हम फोटोसिंथेसिस को मच हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस के ऊपर लेके जा सकें। तो ये तो हो गया दोस्तों लेवल 1। ठीक है, लेवल 2 के ऊपर बात करें दोस्तों, वो है जब कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, पूरी तरह प्रोटीन प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन बनेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा जो प्रोसेस है प्रोटीन की बनने की, उसकी बायोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस समझेंगे हम, और प्रोटीन की डाइजेशन भी समझेंगे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कैसे होती है और प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन बनते कैसे हैं, सिंथेसिस कैसे होती है। उससे हमें ये पता लगेगा कि इंसेक्ट्स हैं जो वो पौधे के ऊपर क्यों आते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है। मान लो अगर पौधा लेवल 2 के ऊपर पहुंच जाता है तो वो क्या करता है उस समय पे, तो वो पौधा क्या करता है कि जो मिट्टी से उसने किसी भी तरह की नाइट्रोजन को लिया, चाहे वो नाइट्रेट की फॉर्म में हो, चाहे वो अमोनियम की फॉर्म में हो, जैसे फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, वो अमोनियम की फॉर्म में पौधे को नाइट्रोजन देता है, और कुछ नाइट्रेट्स में भी चेंज हो जाते हैं उसमें, और उनको वो पौधा एब्जॉर्ब करता है। अब देखा ये गया है कि पौधा अगर कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर, जो 24 घंटे का जो फोटो पीरियड होता है, उसमें वो उस जितना भी उसने एब्जॉर्ब किया, जितना भी उसके सैप में आया, उसके खून में आया, उसको वो कन्वर्ट कर देगा अपने प्रोटीन्स में। तो 24 घंटे के अंदर वो उसके खून से निकल के उसके प्रोटीन या उसके स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका। यानी एक्स्ट्रा जो भी नाइट्रेट या अमोनियम है वो उसके खून में नहीं घूम रहे होंगे, जैसे जिसको शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, उसके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर घूम रही होती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं घूमेगी उसके पौधे के अंदर। तो ये साइंटिस्ट को कैसे पता लगता है, रिसर्चर को, वो प्लांट सैप एनालिसिस करते हैं। इस एक तरह का पौधे का खून टेस्ट आप बोल लो, जैसे ब्लड शुगर नापी जाती है, उसी तरह प्लांट सैप एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि कितने नाइट्रेट या अमोनियम पौधे के सैप में है, खून के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पौधे के अंदर नाइट्रेट और अमोनियम उसके खून में नहीं पाए गए तो उसके शरीर में नाइट्रोजन की कमी है या प्रोटीन की कमी हो गई है। नहीं, बात इतनी है कि वो जो नाइट्रेट या अमोनिया है वो कन्वर्ट हो गए हैं किसी और फॉर्म में। टोटल नाइट्रोजन पौधे के अंदर अभी भी एडिक्वेट लेवल में है, ठीक है, जितनी चाहिए, या प्रोटीन्स हैं वो भी पौधे के अंदर हैं, लेकिन अब वो नाइट्रेट या अमोनियम की फॉर्म जो सबसे छोटी फॉर्म है जिससे आगे जाके प्रोटीन बनते हैं वो नहीं है, वो सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी जो नाइट्रेट्स और अमोनियम है प्लांट साथ में वो 0 है। कहने का मतलब ये है कि वो जो भी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे वो नाइट्रेट या अमोनियम एब्जॉर्ब कर रहा है सोल प्रोफाइल से, वो क्विकली रैपिडली कन्वर्ट हो जा रहे हैं कंप्लीट प्रोटीन में 24 घंटे के अंदर अंदर। जब ऐसा होगा तो प्लांट अचीव कर लेगा रेजिस्टेंस उन सभी इंसेक्ट्स के प्रति जिनका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे आपको पहले बताया, जो भी सकिंग या लार्वल इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताए, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे, उनके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप करेगा। लेकिन अब हम उसको समझने के लिए कि पौधे के अंदर वो क्यों आ रहे हैं इंसेक्ट्स, उसके लिए हमें प्रोटीन की सिंथेसिस को समझना पड़ेगा दोस्तों। उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, जब पौधा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो बनाता है सिंपल शुगर या ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं C6H12O6, मतलब 6 कार्बन, H12 और O6। अब ये आप ये बोल सकते हैं कि आगे अगर प्रोटीन बनने हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ कंबाइन होने लग जाते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूटामीन में, मतलब इसके साथ में अब नाइट्रोजन जुड़ जाता है। नाइट्रोजन की कुछ लिंक्स जुड़ जाएंगे ग्लूकोज के साथ और बनाएगा ग्लूटामीन। ठीक है, ग्लू मतलब ग्लूकोज, अमीन मतलब नाइट्रोजन, ग्लूकोज और नाइट्रोजन मिलके ग्लूटामीन बना दिया। अब ये ग्लूटामीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल में। ठीक है, और जो ये अमीनो अम्ल है अब ये बने होते हैं शॉर्ट
शॉर्ट चेन कार्बन, जिस शॉर्ट चेन्स होती हैं अमीनो की, हर एक अमीनो एसिड की, और वे बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। ठीक है, जब आगे जो अमीनो अम्ल है, मान लो अमीनो अम्ल 1 बन गया, अमीनो अम्ल 2 बन गया, अमीनो अम्ल 3 बन गया, कई तरह का अमीनो एसिड बन गया। अब जब अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो वो पेप्टाइड बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह यानी जब 2 अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो डाई पेप्टाइड बन गया। उसी तरह ट्राई पेप्टाइड होगा जब 3 जुड़ जाएंगे अमीनो एसिड। तो जब ये जो पेप्टाइड्स बने, जब ये आपस में कंबाइन कर देंगे तो जब कहीं जाके बनेंगे कंप्लीट प्रोटीन। पहले ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, फिर ग्लूटामीन बना, ग्लूटामीन से आगे जाके अमीनो एसिड्स बने, अमीनो एसिड्स ने आगे पेप्टाइड्स बना दिए, पेप्टाइड्स ने आगे प्रोटीन्स बना दिए, कंप्लीट प्रोटीन्स। अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्लीट प्रोटीन्स हम बोल रहे हैं, ना कि इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट प्रोटीन्स होंगे उसमें बहुत 1000 या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजारों में लिंक होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, जो आपस में जुड़े होंगे। तो इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि जब एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है, वन अमीनो एसिड इज बॉन्डेड टू अनदर अमीनो एसिड, या फिर एक पेप्टाइड जब जुड़ता है सेकंड पेप्टाइड से, तो ऐसे नहीं जुड़ जाता, उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। यानी इनको अमीनो अम्ल को आपस में, 2 अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ना है तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह पेप्टाइड्स को आपस में जोड़ना है तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। यानी एक धक्का लगाने की, यानी उस प्रोसेस को स्टार्ट करने की एक जरूरत पड़ती है, तो वो कैटलाइज करता है, यानी उस प्रोसेस को करता है एंजाइम। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन्स ही हैं दोस्तों। ठीक है, एक तरह के प्रोटीन्स है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स है, जो पौधे के अंदर होते हैं। बहुत सारे होते हैं ये, और हर एक जो एंजाइम है वो किसी एक रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं। यानी किसी, मान लो एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ रहा है, अमीनो 1 को अमीनो 2 से जोड़ रहा है, तो एक तरह का एंजाइम है। अगर मान लो कोई और अमीनो एसिड अमीनो 3 एंड अमीनो 4 को जोड़ेगा तो वो कोई और एंजाइम होगा। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पौधे के अंदर, जिनका सिर्फ एक मकसद होता है कि कैटलाइज करना उस रिएक्शन को, जिससे कि वो आपस में जुड़ जाएं, और ये काम बार बार चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि एंजाइम को भी आगे वर्क करने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं एंजाइम कोफैक्टर्स। यानी चाबी चाहिए एंजाइम को भी स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एंजाइम कोफैक्टर्स। इन एंजाइम कोफैक्टर्स के बिना एंजाइम है जो वो डिसफंक्शनल है, वो कैपेबल नहीं है बॉन्ड्स को आपस में जोड़ने के। एंजाइम कोफैक्टर्स हैं, ये मेनली है जो मेटल ट्रेस मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ये एक तरह के, जैसे विटामिन, जैसे विटामिन B12 वो एक तरह का कोफैक्टर ही है। विटामिन B12 उसमें कोबाल्ट होता है, तो वो एक तरह का एंजाइम कोफैक्टर की तरह काम करेगा। बहुत सारे एंजाइम कोफैक्टर जैसे निकल है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये एक तरह के एंजाइम कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स को स्टार्ट करते हैं और एंजाइम आगे जाके फिर बॉन्ड्स को जोड़ने में मदद करते हैं। तो एंजाइम कुछ ये दर्जन भर जो मिनरल्स हैं, दर्जन भर मिनरल्स हैं जो एंजाइम कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं, ताकि पौधे का जो एंजाइम फंक्शनिंग सिस्टम है कंप्लीटली काम करते रहे। तो यही एक फाउंडेशन भी है, एक बेस है जो कि बिल्ट करता है कंप्लीट प्रोटीन्स को। क्योंकि अगर एंजाइम कोफैक्टर्स मिसिंग होंगे, क्योंकि अगर ये मेटल्स जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये मिसिंग होंगे, मान लो मोलिब्डेनम मिसिंग है या निकल मिसिंग है, तो जो फाइनल प्रोटीन बनेगा वो इनकम्प्लीट हो। समझ आ गया ना आपको कि फाइनल जो प्रोटीन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि कुछ अमीनो अम्ल या कुछ बॉन्ड्स जुड़े ही नहीं होंगे। क्योंकि कारण ये था कि एंजाइम जो कोफैक्टर से उनकी कमी थी, उसकी वजह से कंप्लीट प्रोटीन्स बन नहीं पाए, और वो जो प्रोटीन्स बने वो इनकम्प्लीट थे, या उनको बोल सकते हैं ब्रोकन प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए हमें अगर कंप्लीट प्रोटीन्स बनाने हैं तो पौधे के अंदर जो एंजाइम कोफैक्टर्स हैं या मेटल ट्रेस मिनरल्स हैं ये होने चाहिए, जैसा पौधे को चाहिए, जितने पौधे को चाहिए, प्लांट रिक्वायर। तो हमने प्रोटीन सिंथेसिस की तो बात कर ली दोस्तों, कि प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड करती है कि पौधे के अंदर एंजाइम कोफैक्टर्स है कि नहीं। एंजाइम कोफैक्टर्स हैं तो कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन बना हुआ है कि इंसेक्ट्स पौधे के ऊपर
क्यों आते हैं, उसको हमें समझने के लिए प्रोटीन की डाइजेशन को भी समझना पड़ेगा कि प्रोटीन ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जो डाइजेशन ट्रैक्ट है, जो प्रोसेस है प्रोटीन्स बिल्डअप करने की, चाहे वो ह्यूमन के अंदर हो, चाहे वो डेयरी काऊ के अंदर हो, चाहे इंसेक्ट के अंदर हो, जो प्रोटीन्स जिस प्रोसेस से बनते हैं, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग प्रोटीन्स, वो सेम है, लेकिन प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो अलग है। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन पौधे के अंदर बनते हैं या जो प्रोटीन की बिल्डअप है, बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स है, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, चाहे वो इंसेक्ट्स के अंदर हो, चाहे डेयरी काउज के अंदर हो, या ह्यूमन एनिमल्स के अंदर हो, चाहे हमारे अंदर हो, जो प्रोटीन जिस प्रोसेस से बनते हैं वो तो सेम है, लेकिन चेंज आ जाता है जब प्रोटीन की डाइजेशन हो। देखिए दोस्तों, जब प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे तो प्रोटीन्स जिस प्रोसेस से बने हैं, यानी जिन एंजाइम्स या जिन कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स की मदद से पौधे बने हैं, तो अब अगर उनको डाइजेशन करनी है तो उनके लिए भी प्रोटीन्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए। उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जिन्होंने बनाया था वो हो गए कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। और जो हर एक एंजाइम है वो किसी एक प्रोसेस को ही कैटलाइज कर सकता है या उसको ब्रेक अपार्ट कर सकता है, किसी एक स्पेसिफिक बॉन्ड को या बना सकता है या तोड़ सकता है। तो जो डेयरी काउज है या जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं वो एनर्जी को लेते हैं ग्रास के माध्यम से या फोरेज के माध्यम से, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर होता है एक सेलुलेज एंजाइम जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होता, और उसी का कारण है कि वो घास से भी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं घास के ऊपर, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलेज एंजाइम है और जबकि हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल या इसी तरह का पर्सपेक्टिव है, जो फूड हमारे लिए है वो एफिड्स के लिए नहीं होता। एफिड्स उसको नहीं पचा पाते, चाहे वो एफिड्स हो, चाहे वो फ्ली हो, चाहे बीटल्स हो या लीफ होपर्स हो, क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस तरह के नहीं हैं जो उसको पचा पाए जो हम खाते हैं। ठीक है, उसके अंदर उस तरह के एंजाइम्स नहीं है जो कि लास्ट जो पेप्टाइड टू पेप्टाइड बॉन्ड है जिसके कारण प्रोटीन बने हैं उसको वो तोड़ सके। उस तरह के एंजाइम्स एफिड्स, फ्ली बीटल्स या लीफ होपर्स के अंदर नहीं होते। तो वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड्स ऑफ शुगर्स, या फिर यानी पौधे के अंदर अभी भी उस तरह की नाइट्रेट्स घूम रहे हैं, अमोनियम घूम रहा है जो अभी, या अमीनो एसिड्स घूम रहे हैं, अमीनो अम्ल घूम रहे हैं जो अभी भी प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि पौधे के अंदर उस तरह के एंजाइम को फैक्टर्स है ही नहीं ताकि वो उनको जोड़ सकें और कंप्लीट प्रोटीन्स में बना सकें। वो सिंपली घूम रहे हैं पौधे के सिस्टम के अंदर, उसके सैप के अंदर, उसके खून के अंदर। अब इसको जो इंसेक्ट्स हैं वो खाते हैं, इसको वो पचा सकते हैं, इसलिए वो पौधे के अंदर आते हैं जो इंसेक्ट्स हैं। अब जो हम कह सकते हैं कि जो वो पौधा है जिसके ऊपर इंसेक्ट्स लगे हुए हैं उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं बने हैं, यानी वो ह्यूमन बींग्स अगर उसको खाते भी हैं तो वो उसमें कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं है, तो वो एक तरह से अनहेल्दी प्लांट बोल सकते हैं आप ह्यूमन बींग्स के कंजप्शन के लिए। तो उसको नेचुरल इकोसिस्टम से निकालने के लिए उसके ऊपर इंसेक्ट्स आ रहे हैं और हम मानते हैं कि उसके ऊपर इंसेक्ट्स आ गए हैं तो अब इसको स्प्रे कर दो, कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो जिससे कि ये चले जाएं पौधे के ऊपर से। अब यहाँ पे उस चीज की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है कि जो नेचुरल फार्मिंग में बोला जाता है कि पौधे के सिस्टम में कुछ गड़बड़ होती है तो उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि उसके अंदर कीट आ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि उसके खून के अंदर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं या कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं बने हैं, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा जो भी नाइट्रेट्स है, अमोनियम है, उसके अंदर घूम रहे हैं, जो कारण बन रहे हैं इंसेक्ट्स के आने का पौधे के ऊपर। अब रिसर्चर बताते हैं कि एक साइंटिस्ट थे विलियम एब्रिशट, 1974 में उनका निधन हो गया था, लेकिन वो उससे पहले चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ सोइल के यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी, ये अमेरिका में है, यूएसए में यूनिवर्सिटी मिसूरी, वहां पे चेयरमैन थे। और उन्होंने काफी अध्ययन किया था मिट्टी की फर्टिलिटी और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिलेशन क्या है, कि मिट्टी किस तरह से कितनी उपजाऊ हुआ और ह्यूमन हेल्थ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनका एक स्टेटमेंट थी कि जो इंसेक्ट्स हैं वो नेचर के गार्बेज कलेक्टर्स हैं और जो डिजीज हैं आर हर क्लीन अप क्रू, यानी वो एक सफाई कर्मचारी की तरह है। इंसेक्ट्स और जो डिजीजेस है वो सफाई कर्मचारी की तरह है नेचर के, वो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। फंडामेंटली वो कह रहे हैं
रिसर्चर बोलते हैं कि फंडामेंटली वो ये कह रहे हैं कि नेचर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैकेनिज्म, की जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, उसके ऊपर बेस्ड है। यानी वो उन पौधों को इंसेक्ट्स खा रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, ताकि वो सिस्टम से उनको खत्म निकाल सकें। लेकिन अगर हमारे इकोसिस्टम हेल्दी इकोसिस्टम है, हमारा फार्म है वो हेल्दी इकोसिस्टम है, तो हमारी जो क्रॉप्स होंगी उसके ऊपर डिजीज और इंसेक्ट्स नहीं शो होंगे। तो रिसर्चर एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया एक ऑर्गेनिक फार्मर के साथ काम करके कि उस फार्मर ने सोयाबीन लगाई हुई थी मेज के साथ, मक्की के साथ। ये बात है 10 साल पहले की बात है, पेंसिल्वेनिया की बात है। पेंसिल्वेनिया एक जगह है अमेरिका में, कि 6 रोज उसने कॉर्न की लगाई हुई थी और 6 रो ही सोयाबीन की, इस हिसाब से लगाया हुआ था। तो फार्मर ने इन रिसर्चर्स को कांटेक्ट किया और बताया कि उसके खेत में एक पैनिक सिचुएशन बन गई है कि कॉर्न को, जो उसकी मक्की है, उसको एक कीड़ा उसकी जड़ को खा रहा है, जिसको बोल रहे हैं कॉर्न रूट वर्म, और ये 15 से 18% तक फैल चुका था उसके खेत में। तो उस फार्मर ने इन रिसर्चर्स को कांटेक्ट किया, तो रिसर्चर्स ने उस फार्मर्स को रेकमेंड किया कि आप इस तरह की फोलियर एप्लीकेशन कीजिए सिर्फ पत्तों के ऊपर। तो हुआ ये कि जब फोलियर एप्लीकेशन की, उसमें फोलियर एप्लीकेशन में सिंपल ये था कि मैग्नीशियम था, सल्फर था, मोलिब्डेनम था, बोरोन था। तो हुआ ये कि जो सोल्यूबल नाइट्रोजन अभी पौधे के अंदर घूम रही थी, अब इन मिनरल्स के आने की वजह से एंजाइम कोफैक्टर्स बने पौधे के अंदर। अब जो एंजाइम कोफैक्टर्स बने तो उसने एंजाइम्स को दिया, अब एंजाइम्स ने आगे अमीनो एसिड्स को जोड़ दिया, या नाइट्रोजन जो पौधे के खून में घूम रही थी अब वो कन्वर्ट हो गई कंप्लीट प्रोटीन्स के अंदर। अब हुआ ये कि पौधे ने अचीव कर लिया लेवल 2। बाद में पता चला कि जो कॉर्न रूट वर्म जो जड़ों के ऊपर फीड कर रहे थे वो मर गए। अब ये मरे इसलिए कि प्लांट की बायोकेमिस्ट्री पौधे के अंदर चेंज हो गई, ना कि उन्होंने कोई स्प्रे की थी ऐसी। तो ये प्लांट का इम्यून रिस्पॉन्स था जो आया था मिनरल न्यूट्रिशन की वजह से, जो उन्होंने फोलियर एप्लीकेशन में मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, बोरोन की पूर्ति कर दी थी, जिसके कारण पौधा सशक्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से पौधे ने अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, और ये हुआ 14 घंटे के अंदर अंदर ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्रॉप एबल टू गिव दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, क्रॉप दे सकती है अगर एक हेल्दी इकोसिस्टम हो। और अगर उसी फार्मर की बात करें जिसने कॉर्न बोरर या ईयर वर्म उसकी खेत में आ गया था, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी उस रीजन में, तो बाद में उस फार्मर ने हार्वेस्ट किए 215 बुशल एक एकड़ से, यानी उसका एक ऑर्गेनिक फार्म था और उसने 215 बुशल एक एकड़ से निकाले थे। यानी एक बुशल होता है 25.4 kg का, तो अगर आप एकड़ में कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम के हिसाब से तो वो बनता है 5461 किलो एक एकड़ में मक्की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट यील्ड है इस रीजन में, ऐसा रिसर्चर ने बोला, जो कि काफी ज्यादा है अगर हम इंडिया के हिसाब से कंपैरिजन करें। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजीजेज या इंसेक्ट्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लांट पार्ट के तरफ या प्लांट के ऊपर जो अनहेल्दीएस्ट होता है इकोसिस्टम, यानी वो हेल्दी नहीं होता। जैसा कि आपको अब तो ये साफ पता लग रहा है कि कोरोना में जो कि बंदा हेल्दी है, इम्यून रिस्पॉन्स उसका ठीक है, तो वो कोरोना से बच जा रहा है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है वो काफी गंभीर हालत में है। अब ये भी देखा गया कि जब पौधे के अंदर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके अंदर ब्रिक्स लेवल्स ज्यादा होंगे, और वो इतने ज्यादा लेवल्स हाई होंगे कि वो वीड होता है जो जिसको हम खरपतवार बोलते हैं उससे भी हेल्दी होगा, ठीक है। और होगा ये कि पौधे की जो इंसेक्ट्स हैं वो वीड्स को खाना शुरू कर देंगे, ना कि हमारी फसल को। तो इस तरह से वीड्स भी कंट्रोल हो गए, ऐसा रिसर्चर का कहना है। इसके साथ हमें ये भी जानना होगा कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का अपोजिट है, यानी प्रोटियोलिसिस या प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, वो नेचुरली भी होता है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई हीट हो जाती है, तो प्लांट फोटो रेस्पायर करना लग जाता है, यानी O2 छोड़ने के बजाय वो CO2 छोड़ने लग जाता है। जब वो ऐसा करता है तो उसके अंदर हाई लेवल ऑफ अमोनिया एक्युमुलेट हो जाता है, जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन का रिजल्ट है। अमोनियम उसके खून के अंदर बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण वो ससेप्टिबल हो जाता है या उसको बीमारी लगने के चांस बढ़ जाते हैं, ससेप्टिबल हो जाता है स्पाइडर माइट्स या अदर जो इंसेक्ट्स आते हैं। तो स्पाइडर माइट के आने का कारण देखिए कि अमोनियम का उसके खून के अंदर
बढ़ जाने की वजह से हुआ है। उसी तरह का जो इफेक्ट है प्रोटीन के ब्रेकडाउन का वो होता है, रिसर्चर बोल रहे हैं, फंजीसाइड्स, या जब हम फंजीसाइड स्प्रे करते हैं या पेस्ट को मारने के लिए कोई स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर। अब यहाँ पे एक और क्लैरिटी रिसर्चर बोल रहे हैं, ये अमेरिकन रिसर्चर बोल रहे हैं। अमेरिकन का आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका में सारा एक प्रॉपर सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, जिस आधार पे वो चीज बोलते हैं कोई भी चीज, तो कि वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हम प्रिवेंटिव एप्लीकेशन करें किसी सिंथेटिक फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का, कि बीमारी ना आए इसलिए हम किसी फंजीसाइड को स्प्रे करें या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करें प्रिवेंटिव, यानी बीमारी से पहले, कि इस तरह का कोई चीज नहीं होती। ये सारा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है किसानों को बेवकूफ बनाने की, ऐसा कोई चीज नहीं होती। जबकि होता ये है कि जब कोई भी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम कोई स्प्रे करते हैं तो उसके बाद पौधे के अंदर प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, उससे प्रोटियोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। जब वो ऐसा होगा तो पौधा के अंदर ग्लूटामीन इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, सोल्यूबल अमीनो एसिड्स शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही टूटने लग गया, जिसके कारण पौधे के अंदर सोल्यूबल अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूटामीन होंगे। उसका अंतिम नतीजा ये होगा कि पौधा ससेप्टिबल हो जाएगा, यानी बीमारियां या उसको इंसेक्ट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी एक डायरेक्ट लिंक है कि जितना पेस्टिसाइड्स आप डालोगे पौधों के ऊपर उतना ज्यादा वो ससेप्टिबल हो जाएगा क्रॉप, जितनी ज्यादा पेस्टिसाइड हम पौधे के ऊपर डालेंगे वो उतने ही ज्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा या वीक हो जाएगा बीमारियों के लड़ने के प्रति या इंसेक्ट्स को के रेजिस्टेंस के प्रति। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का कोई भी प्रिवेंटिव पेस्टिसाइड नहीं होती, प्रिवेंटिव एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड या फंजीसाइड नहीं होती, या पूर्व हम कोई स्प्रे कर दें जिससे बीमारी ना आए पेस्टिसाइड या फंजीसाइड के माध्यम से, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और ये किसी भी तरह से फार्मर को मदद नहीं करेगी। तो अंतिम कहने का मतलब है कि व्हाट हैपेंस एट प्लांट लेवल 2, कि प्लांट रेजिस्टेंस हो जाता है उन इंसेक्ट्स के प्रति जिनका सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो लार्वल या सकिंग इंसेक्ट्स हो, जैसे टोमेटो हॉर्न वर्म है, कैबेज लूपर है, कॉर्न बोरर है, कॉर्न ईयर वर्म है, एफिड है, लीफ होपर है, व्हाइट फ्लाई या थ्रिप्स है। तो हमें अगर लेवल 2 के ऊपर पहुंचना है तो हमें एडिक्वेट लेवल्स इन मिनरल्स के रखने पड़ेंगे, जो कि है मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और बोरॉन, 4 न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स अब लेवल 2 में ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम लेवल 1 में भी था। तो लेवल 1 और लेवल 2 हम कैसे अचीव कर सकते हैं? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बैलेंस अगर हमने पौधे के अंदर कर दिया तो लेवल 1 और लेवल 2 अचीव कर लिया जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी होता है। यानी रिसर्चर बोले हैं कि ये अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको दे भी दिया, अगर किसी तरह से एडुकेट हो गया, तो 24 से 48 घंटे में पौधा लेवल 1 और लेवल 2 पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये सिंपली रिजल्ट है न्यूट्रिशनल बैलेंस का, जो पहले नहीं था अब आ गया पौधे के अंदर। लेकिन ऐसा लेवल 3 और 4 में नहीं है। लेवल 3 में क्या होता है कि प्लांट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है हायर लेवल्स या एलिवेटेड लेवल्स ऑफ लिपिड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, फैट्स और ऑयल्स को। देखिए प्लांट्स प्रोड्यूस वैसे भी करता है, नॉर्मली भी वो प्रोड्यूस करता है इसको बेस लाइन लेवल के ऊपर जितना उसको चाहिए, लेकिन जब लेवल 3 के ऊपर प्लांट पहुंच जाता है तो वो ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ये लिपिड्स, जिसको आप फैट्स बोल लो या ऑयल्स बोल लो, इसको प्रोड्यूस करता है। देखिए नॉर्मली पौधे को चाहिए होता है ये लिपिड्स, ताकि जो उसके अंदर सेल्स हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की जो बाउंड्री है, उसको बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड से बनी होती है वो मेम्ब्रेन, तो उसके लिए उसको लिपिड्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर प्लांट रेडी हेल्दी है, उसके पास सरप्लस ऑफ एनर्जी है। अब आप बोलोगे कि सरप्लस ऑफ एनर्जी कैसे आएगी? सरप्लस ऑफ एनर्जी तब आएगी जब पौधे के रूट्स के पास इस तरह की माइक्रोबायोलॉजी होगी कि वो पौधा के पास सरप्लस एनर्जी आएगी। अब ये बताते हैं आपको, जब सरप्लस एनर्जी होगी तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी उसको वो फैट्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे। जैसे ह्यूमंस बींग्स में भी होता है, जो ज्यादा खाते हैं वो फिर मोटे होते चलते हैं, यानी उनके शरीर पेट बाहर को निकलता जाता है, यानी वो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है उनके अंदर, एक्स्ट्रा एनर्जी की तरह आप बोल लो। तो पौधा जो वो सरप्लस एनर्जी है उसको स्टोर करेगा फैट्स की फॉर्म में, फैट्स ही लिपिड्स हैं यहाँ। अब इसको हम फील्ड में इस तरह से देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं पौधे के अंदर वो वैक्सी शाइन आ जाती है उनके अंदर,
चमक आ जाती है लीफ सरफेस के ऊपर। और अगर लेवल 3 के ऊपर पहुंचना है हमें तो प्लांट्स को अब्जॉर्ब करने पड़ेगा न्यूट्रिशन उसके राइजोफेजिक प्रोसेस के थ्रू, यानी जड़ों के माध्यम से उसको न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो कैसे? अब देखिए, जब प्लांट्स ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है तो वो एक्स्ट्रा जो शुगर्स है उसको जड़ों के माध्यम से रूट एक्सुडेट्स की फॉर्म में जड़ों के पास छोड़ता है। अब वो बैक्टीरिया खाता है तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, और जब प्लांट्स को चाहिए होता है तो प्लांट्स उनको ही अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, बैक्टीरियल सेल्स को या माइक्रोबियल जो मेटाबोलाइट्स हैं, यानी बैक्टीरियल सेल से जो उनकी रिसाइकलिंग हुई है, बैक्टीरियल सेल्स मरे वहां पे तो उससे भी जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए, अब उनसे जो रिसाइकलिंग हुई वो भी बैक्टीरियल सेल्स को ही सीधा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अमीनो एसिड जो मिट्टी के अंदर है उनको ही सीधा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है मिट्टी, रेदर देन कि वो मिट्टी से सिंपल आयंस की फॉर्म में, नाइट्रेट या अमोनियम की फॉर्म में उनको अब्जॉर्ब करे और बाकी फिर बाद में जाके एनर्जी लगाए उनको कन्वर्ट करने में अमीनो एसिड्स में, ताकि प्रोटीन्स को बना सके। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर रहा है अब बैक्टीरियल सेल्स को और माइक्रोबियल सेल्स को, तो उसके कारण उसमें एनर्जी बच रही है। जब वो जो एनर्जी बच रही है वो सरप्लस एनर्जी की फॉर्म में, उसके कारण वो फैट्स, तो इसको आप राइजोफेजिक प्रोसेस बोल रहे हैं हम। तो जब प्लांट लेवल 3 के ऊपर पहुंचेगा तो उसको जितनी भी पौधे के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं एयरबोर्न, हवा से आती है, फंगल है, बैक्टीरियल पैथोजेंस, उससे वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, चाहे वो डानी माइल्ड्यू है, पाउडरी माइल्ड्यू, लेट ब्लाइट है, फायर ब्लाइट है, रस्ट है, बैक्टीरियल स्पैक है, बैक्टीरियल स्पॉट है, जो कि क्या करते थे कि लीफ सरफेस के ऊपर आते थे, ठीक है, पैथोजन, और वहां पे पेप्टोलिटिक एंजाइम्स छोड़ते थे। अब होगा ये कि प्लांट के लीफ के सरफेस के ऊपर वैक्सीज और ऑयल्स होंगे लीफ सरफेस के ऊपर, जो कि एक फैट ही है एक तरह का। जो चमक आपको बोली ना, बताइए चमक, वो चमक यही है कि वैक्स होगा, ऑयल्स होंगे लीफ सरफेस के ऊपर, जिसके कारण जो पेप्टोलिटिक एंजाइम जो पैथोजन ने छोड़े उनका कोई असर ही नहीं होगा। वो एक जो वैक्सीज और ऑयल्स हैं लीफ सरफेस के ऊपर, वो शील्ड की तरह काम करेंगे, जिसके कारण एक फिजिकल शील्ड की तरह काम करेंगे, जिसके कारण वो पेप्टोलिटिक एंजाइम्स जो पैथोजन ने छोड़े, जो हवा से पत्ते के ऊपर बैठे थे, वो काम नहीं कर पाएंगे और वो इस तरह से प्लांट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो इस तरह से वो रेजिस्टेंट हो गए, पौधा रेजिस्टेंट हो गया इन एयरबोर्न फंगल पैथोजेंस के प्रति। तो अगर लेवल 3 के ऊपर आना है तो हमें रोबस्ट बायोलॉजी चाहिए, जिससे कि जब रोबस्ट बायोलॉजी होगी तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा बैक्टीरियल सेल्स की फॉर्म में, मतलब बैक्टीरिया को ही सीधा अब्जॉर्ब कर लेगा, उससे ही अपने या अमीनो एसिड्स को ही सीधा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जिससे कि उसके सरप्लस एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं जाएगी। जो सरप्लस होगी एनर्जी होगी वो फिर फैट की फॉर्म में स्टोर करनी शुरू हो जाएगी। जब फैट हो गए तो लिपिड्स बने, उसमें वैक्सी शाइन आई पत्ते के अंदर, जिसके कारण जो भी बीमारी आ रही थी अब वो नहीं आएगी। तो लेवल 1 और लेवल 2 तो है प्योरली केमिस्ट्री के हिसाब से, मिनरल न्यूट्रिशन के हिसाब से, और जो लेवल 3 है वो डिपेंड करता है रोबस्ट बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है, लेवल 3 और लेवल 4। तो दोस्तों बात ये भी आती है यहाँ पे कि रिसर्चर बोल रहे हैं कि उन्होंने पर्सनली कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि जो हाइड्रोपोनिक फार्मर्स हैं जो पानी का इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को उगाने के लिए, कि वो लेवल 3 के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं देखा है कि हाइड्रोपोनिक वाले फार्मर्स लेवल 3 के पहुंच जाएं, क्योंकि ज्यादातर के पास एडिक्वेट बायोलॉजी है ही नहीं लेवल 3 वाली। यानी जो हाइड्रोपोनिक जो टोमेटोज हैं उनका फ्लेवर और उनकी स्मेल, उनकी अरोमा उस तरह की नहीं है जो मिट्टी से ग्रो किए गए टोमेटोज हैं। तो लेवल 3 तो आ गया। अब लेवल 4 की बात करें तो ये होता है कि जो भी लिपिड्स ऑयल्स जो प्रोड्यूस हुए थे लेवल 3 के ऊपर, वो कोज करते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है या खुशबूदार कंपाउंड्स हैं, जो जैसे कि फाइटोअलेक्सिन्स, टर्पिनॉइड्स, टर्पीन्स, ब्रायोफ्लेविनॉइड्स, या आप नेट के ऊपर जाके देख सकते हैं क्या होते हैं, जो पौधा प्रोड्यूस करता है एक प्लांट प्रोटेक्टेंट की तरह, ताकि यूवी रेडिएशन से खुद को बचा सके, डिजीजेस से बचा सके, इंसेक्ट अटैक से बचा सकते, ओवर ग्रेजिंग से बचा सके। और बहुत सारे जो ये कंपाउंड्स हैं इनका फंजीसाइडल भी
इफेक्ट है, बैक्टीरियल साइडल है, बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, वायरिसाइडल भी है, वायरस को भी खत्म कर देते हैं, इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट भी है। इस तरह की प्रॉपर्टीज भी हैं इन कंपाउंड्स की। प्राइम जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पौधे ने प्रोड्यूस करे, जब लिपिड्स बढ़े लेवल 3 में तो लेवल 4 में उसके कारण सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं कि एक्टिव रेजिस्टेंस है पौधे के द्वारा जो कि उसने हासिल की है अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके। SAR और ISAR जो पाथवे है इम्यून सिस्टम है एक तरह के ये इसके, और ये दोनों तरह के जो इम्यून सिस्टम है ट्रिगर्ड किए गए हैं अल्टीमेटली कह सकते हैं कि माइक्रोब्स के वजह से ही। जो राइजोस्फीयर के थे, राइजोस्फीयर या रूट्स के इर्द गिर्द का जो एरिया वहां पे जो माइक्रोब्स है उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। अब जो ये हुआ प्लांट का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ तो उसके कारण प्लांट रेजिस्टेंट हो गया सभी तरह के जो बीटल्स थे जैसे जापानीज बीटल, कॉर्न, रूटवर्म बीटल, स्क्वाश बग्स, कोलोराडो पोटैटो बीटल्स, कुकम्बर बीटल, मेमोरेटेड स्टिंक बग्स, नीमाटोड्स हो गए जिस तरह के जैसे रोट नीमाटोड है, ये वायरसेस है, इनके प्रति ये रेजिस्टेंट हो गया पौधा। तो इस लेवल 4 को अचीव करने के लिए हमें करेक्ट माइक्रोब्स का होना प्लांट माइक्रोबायोम में अवश्य है। तो कंक्लूजन हमारा लास्ट में ये होता है कि जो लेवल 1 और जो लोअर 2 लेवल्स है, लेवल 1 और लेवल 2 है, वो बेस्ड है पैसिव इम्यूनिटी के प्रति, यानी हमने मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया तो उसके कारण उनके अंदर इम्यूनिटी आ गई। ठीक है, मतलब पौधे ने कुछ नहीं किया लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी आई क्योंकि हमने बाहर जो न्यूट्रिएंट्स थे उसकी पूर्ति होगी तो हुआ। अब जो लेवल 3 और 4 थे वो बेस्ड है एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि पौधे ने शुरू कर दिया अपने अंदर लिपिड्स को बनाना जिसके कारण वैक्सीज की लीफ सरफेस के ऊपर एक शील्ड बन गई, और उसी तरह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बने जिसके कारण एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स था जो पौधे का, तो एक एक्टिव इम्यूनिटी की तरह काम किया जिससे पौधे के अंदर डिजीजेस और इंसेक्ट्स का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सारी दोस्तों समरी की एक्सप्लेनेशन थी कि पौधे के अंदर रेजिस्टेंस डिजीजेस और इंसेक्ट्स के प्रति कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए, हिचकिए मत। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।